प्रिय विद्यार्थियों, हम दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे, जॉर्ज पंचम की नाक। हमें देख चुके थे कि रानी एलिजाबेथ जब यहाँ भारत में आने वाली थी और उसकी तैयारियां यहाँ प्रारंभ हो गई थी और बात यहाँ तक आ गई थी कि सड़कों को सजाया जा रहा था, इमारतों पर नया रंग किया जा रहा था। लेकिन जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति चौराहे पर सर्किल पर लगी थी, उसमें उनकी नाक नहीं थी, वह जीर्ण शीर्ण होकर गिर गई थी। और बात ये थी कि रानी अगर इधर से गुजर गई और जॉर्ज पंचम की इस मूर्ति पर उनकी नाक नहीं मिलेगी तो नाक एक इज्जत सम्मान का प्रतीक है और इसे अपमान माना जाएगा, कहा जाएगा। इसीलिए एक कमेटी बैठी और विचार विमर्श हुआ कि नाक लगवाई जानी चाहिए। एक कलाकार, एक मूर्तिकार को भी बुला लिया गया और उसने आकर के उस मीटिंग में बताया कि नाक तो मैं लगा दूंगा, लेकिन ये मूर्ति कब बनी थी, कहाँ बनाया गया था और इस मूर्ति का पत्थर कहाँ से लाया गया था, ये आप मुझे बता देंगे तो वहीं से उसी प्रकार का पत्थर ला करके और फिर उससे दूसरा नाक बना करके लगा दिया जाएगा, तभी ये संभव हो पाएगा। तो उन सभी समिति के सदस्यों ने ये काम किसी क्लर्क को सौंप दिया कि आप फाइल वगैरह में ढूंढ करके बताएं कि किसने मूर्ति बनाई थी, कब बनाई थी, पत्थर कहाँ से लाया गया था। लेकिन फिर उस क्लर्क ने बताया कि फाइल में कहीं पर भी हमें इस मूर्ति के बारे में जानकारी नहीं मिली। ऐसा जब उत्तर सुना क्लर्क से तो खामों के चेहरे, जो हुक्म देने वाले ये अधिकारी थे, इनके चेहरे पर उदासी के बादल छा गए, ये सब उदास हो गए। एक अब खास विशेष कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो ये काम होना तो है, इस नाक का दारोमदार यानी संपूर्ण जिम्मेदारी आप पर है, ये नाक लगनी चाहिए। अब कैसे लगे, कैसे आप काम कराओगे, किससे काम कराओगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। और इस नाक लगाने के लिए एक कमेटी, एक समिति बना दी गई। आखिर मूर्तिकार को फिर से बुलाया गया, उसने मसला हल कर दिया, समस्या का हल बताया। बोला पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज करके लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई, अर्थात उन्हें हिम्मत बंध गई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं है? हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है, जरूरत है खोज करने की। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी, इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला जमाना इससे खुशहाल होगा। सभापति ने इस प्रकार कह दिया। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया, इसे अखबारों की न्यूज़ बना दी गई। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौट आया, उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटका करके खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर मुझे कहीं भी नहीं मिला, ये पत्थर कोई विदेशी पत्थर है। सभापति ने देश में आकर, गुस्से में आकर, क्रोध में आकर कहा, लानत आपकी अक्ल पर, विदेशियों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? मूर्तिकार बिल्कुल चुप हो गया।
अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि ये बात अखबार वालों तक नहीं पहुँचे। आप अखबार में इसकी न्यूज़ नहीं बनवाएं। तो मैं एक बात आपसे कहता हूँ। सभापति की आंखों में भी अब चमक आ गई। चपरासी को हुक्म दिया और कमरे के सभी दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा कि देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है, जिसकी नाक इस लाट पर, इस मूर्ति पर ठीक बैठे, उसे उतार लाया जाए। अब उस मूर्तिकार ने एक सुझाव दिया कि हमारे देश में नेताओं की बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई है। उनमें कुछ मूर्तियां हो सकती है कि इसी पत्थर की बनी हुई हो, और इस मूर्ति पर जिस भी हमारे नेता की नाक ठीक तरह से बैठ जाए, हम उस नेता की मूर्ति से नाक हटा दें, काट लाएं और यहाँ जॉर्ज पंचम के लगा दें, तो हमारा काम हो सकता है। सब ने सबकी तरफ देखा, यानी एक दूसरे की तरफ सभी ने देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। अब सभी के चेहरे पर प्रसन्नता दिखी। पहले सब उदास थे। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। ऐसा करे लेकिन किसी को पता नहीं चले। बहुत समझदारी, होशियारी से काम करना होगा। और मूर्तिकार फिर देश के दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक की नाप उसके पास थी कि इतनी बड़ी नाक है तो इस मूर्ति पर फिट हो सकती है, सही लग सकती है। दिल्ली से वह बंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, सीमाजी, कावस जी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, यानी नाप करके देखा क्या जॉर्ज पंचम की जगह उसकी नाक लगाई जा सकती है। फिर उसके बाद वह गुजरात की ओर गया। वहाँ गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महादेव देसाई, विट्ठल भाई पटेल आदि की मूर्तियों को भी देखा, क्या पता उनकी नाक सही तरह से बैठ जाए। फिर बंगाल की ओर गया। वहाँ गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि की मूर्तियों को भी देखा, नाप जोख की। और फिर वहाँ भी जब काम नहीं बना तो बिहार की तरफ चला गया। बिहार से होता हुआ फिर उत्तर प्रदेश गया। वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय आदि की लाटों यानी मूर्तियों के पास गया। और जब वहाँ भी काम नहीं बना तो घबराहट के साथ मद्रास भी पहुँच गया। सत्य मूर्ति को भी देखा। फिर मैसूर, केरल आदि प्रदेशों का दौरा हुआ। फिर पंजाब पहुंच गया। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ, अर्थात उनकी मूर्तियों को भी देखा। आखिर वहां से भी जब बात नहीं बनी तो दिल्ली आ गया। उसने अपनी मुश्किल बयान की, समस्या थी वो अब समिति के सदस्यों के सामने रखा कि पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा में कर आया, सभी मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का मैंने नाप भी लिया है, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली, सबकी नाक बड़ी थी। सुन करके सभी पुनः हताश हो गए, झुंझलाने लग गए। मूर्तिकार ने अब ढाढ़स बंधाते हुए, विश्वास दिलाते हुए, हौसला देते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने, सचिवालय के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक वहां फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी ही थी, जॉर्ज पंचम से कहीं बड़ी थी। अब बताइए मैं क्या करूं। राजधानी में सभी तैयारियां थी।
जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहला दिया गया था, रोगन लगाया गया था, अर्थात रंग भी कर दिया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ अभी भी नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक, बड़े अधिकारियों तक पुनः पहुंच गई। बड़ी खलबली मच गई, भागदौड़ हुई। अगर जॉर्ज पंचम के नाक नहीं लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का क्या मतलब। यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई, यह तो हमारी बेइज्जती होगी। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में, आश्चर्यजनक एक ख्याल उसके दिमाग में कौंधा उपस्थित हुआ। उसने पहली शर्त दोहराई, और शर्त यही थी कि अखबार में नहीं छपवाई जाए, मीडिया को ये बात पता नहीं चल पाए। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद कर दिए गए और मूर्तिकार ने फिर अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। यानी हमारे इस समय आबादी देश की 40 करोड़ की होगी, उनमें से किसी एक जीवित मनुष्य की नाक जो जॉर्ज पंचम के नाक के समान ही हो, वो नाक काट करके हम लगा सकते हैं। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया, सब बिल्कुल शांत हो गए। कुछ ही मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया, घबराया, चौंकने लगा और फिर धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, नाक चुनना तो मेरा काम है, आपकी सिर्फ मुझे इजाज़त चाहिए। फिर कानाफूसी हुई। धीरे धीरे एक दूसरे ने आपस में विचार विमर्श किया और मूर्तिकार को इसकी भी इजाज़त दे दी गई कि किसी जीवित मनुष्य की नाक ही लाकर आप लगा दो। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई, क्योंकि पहले भी नाक किसी ने हटा दी थी, तोड़ दी थी, तो अब यहाँ पहरेदार लगा दिए गए। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखा करके साफ कर दिया गया। उसकी रवाब जो निकली और ताज़ा पानी उसमें भर दिया गया, गंदगी निकाल दी गई है, ताकि जो भी जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए, नहीं सूख जाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी, जनता को पता नहीं था कि असली नाक लगाई गई है। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से बड़ा परेशान था। कोई भी जीवित मनुष्य अपनी नाक देने को खुश नहीं था, राजी नहीं था, तैयार नहीं था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई। कुछ पैसे और मांगे तो मिल गए, लेकिन इस हिदायत के साथ कि खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। एक विशेष दिन बता दिया गया कि पैसे भले आप और ले लीजिए, लेकिन इस दिन नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन भी आ गया और जॉर्ज पंचम के नाक भी लगा दी गई। सभी अखबारों ने खबरें छाप दी और जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती है। अब ये खबर पहले ही कहा गया था, पहले ही शर्त रख दी गई थी कि किसी को पता नहीं चले, अखबारों में ये नहीं छपे, मीडिया के सामने ये बात नहीं आनी चाहिए, गुप्त रखनी है। फिर भी जैसे ही नाक लगा दी गई अखबारों में तो खबर ही छपी गई है कि जिंदा
व्यक्ति की ही ये नाक जॉर्ज पंचम के लगाई गई है। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक और गौर करने की बात थी, उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मान पत्र भेंट करने की नौबत भी नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह भी नहीं हुआ था और किसी का ताज़ा चित्र भी नहीं छपा था। सारे के सारे अखबार ऐसे समाचारों से खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुद्ध के लिए, एक मूर्ति के लिए चाहिए थी, लेकिन फिर भी हमें ये अपमानजनक लगा कि केवल उस रानी के सम्मान में हमने किसी जीवित व्यक्ति की हमने नाक कटवा दी है, उसका अपमान किया है। उसका नहीं, ये समस्त भारतीयों का अपमान था कि वास्तव में केवल रानी एलिजाबेथ के स्वागत के लिए हमने भारतीयों का अपमान किया है। और इसी कारण किसी भी समाचार पत्र में इसके विषय कोई भी जानकारी, खबर प्रकाशित नहीं हुई और वास्तव में हमें ऐसा नहीं करना था। किसी के स्वागत के लिए किसी जीवित व्यक्ति की नाक काटने का हम अनुमति, आदेश दे दें, ये वास्तव में सही नहीं था।